नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके इस नए यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड एंड मैथ एंड साइंस में। आज हम लोग देखेंगे साइंस का चैप्टर क्लास 10th का साइंस चैप्टर दूसरा अध्याय है अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। आज इसको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है इसके पाठ्यक्रम में। पाठ्यक्रम में क्या है, H+OH- आयनों के आधार पर हमको अम्ल, क्षारक और लवण की परिभाषा देखना है। उनके सामान्य और रासायनिक गुणधर्म क्या है वो भी देखेंगे। वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघटन और वैद्युत वियोजन का सिद्धांत ये भी देखना है। अम्ल की क्षारकता, अम्ल एवं क्षारकों के उपयोग ये भी देखना है। ठीक है, चलिए पहले समझते हैं अम्ल, क्षारक और लवण क्या होते हैं। इनकी जनरल डिफिनीशन देखते हैं। जनरली हम लोग कैसे जानते हैं कौन अम्ल होता है, कौन क्षारक होता है, कौन लवण होता है। रसायन विज्ञान में पदार्थों को उनके रासायनिक व्यवहार और आयनन के आधार पर 3 मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। किस आधार पर? रासायनिक व्यवहार और आयनन के आधार पर। तो देखिए अम्ल क्या होता है, एसिड। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। यानी ऐसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग कच्चे आम को, जब आम कच्चा होता है तो उसको खाते हैं तो कैसा होता है? खट्टा लगता है। तो आम क्या है, वो जो खट्टा लगता है वो किस कारण लगता है? अम्लता के कारण। उसमें क्या है? अम्ल है। ठीक है, क्षारक क्या होता है? ये पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। यानी ऐसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा लगता है, तो स्वाद में कड़वे वाले पदार्थ को क्षारक कहते हैं, बेस कहते हैं। यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक उल्टा होता है अम्ल का। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, या लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक, लवण क्या होता है? वे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षारक की परस्पर अभिक्रिया यानी उदासीनीकरण, यानी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो उसको हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी वे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षारक की परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के अतिरिक्त जो पदार्थ प्राप्त होता है वह लवण होता है। ठीक है, जैसे कि नमक, NaCl, यह क्या है? लवण है हमारा। ठीक है, तो ये हम लोगों की सामान्य परिचय था। किसे हम लोग अम्ल कहते हैं, किसे क्षारक कहते हैं, किसे लवण कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का आता है सूचक, इंडिकेटर। मतलब देखिए क्या होता है इंडिकेटर। वे पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति का बोध अपने रंग या गंध में परिवर्तन द्वारा कराते हैं, सूचक कहलाते हैं। मतलब ऐसा पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति, अम्ल या क्षारक की उपस्थिति का कैसे बताता है? यानी ऐसा पदार्थ जो अम्ल या क्षारक की उपस्थिति बताता हो अपने रंग या गंध में परिवर्तन द्वारा। ठीक है, वह क्या कहलाता है? सूचक कहलाता है। देखते हैं कौन कौन सूचक होते हैं। एक होता है प्राकृतिक सूचक यानी नेचुरल इंडिकेटर, जिसमें हम लोग क्या है? लिटमस। लिटमस क्या होता है? यह थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से निकाला गया एक बैगनी रंग का रंजक होता है। यानी बायो पढ़ेंगे तो इसमें आएगा एक समूह पौधों के वर्गीकरण में थैलोफाइटा, तो उसी में एक लाइकेन नामक पौधा होता है, उसी से यह बनाया जाता है लिटमस हमारा। ठीक है, यह लिटमस करता क्या है? अम्लीय विलयन में नीला लिटमस क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। अगर हमको चेक करना है कि कोई विलयन अम्लीय है तो उसमें नीला लिटमस डालेंगे, अगर वह लाल हो जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा कि वो विलयन क्या है? अम्लीय है। इसी से हम लोग पता करते हैं। क्षारीय विलयन में क्या करते हैं? क्षारीय विलयन है, अगर उसमें लाल लिटमस डाला जा रहा है, नीला हो जा रहा है, तो वह क्षारीय विलयन कहलाता है। यानी लिटमस क्या है? एक प्रकार का लाइकेन है। ठीक, जो एक थैलोफाइटा समूह के पौधे से निकाला जाता है। यह अम्लीय विलयन में नीला लिटमस जो होता है लाल हो जाता है, और क्षारीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। और एक प्राकृतिक सूचक और है हमारा हल्दी, टर्मरिक। ये एक प्राकृतिक सूचक है। अम्लीय माध्यम में यह पीली रहती है,
परंतु क्षारीय माध्यम जैसे साबुन का घोल है में यह लाल भूरे रंग की हो जाती है। यानी हल्दी से भी हम पता कर सकते हैं कि कौन अम्ल है कौन क्षारक है। अम्लीय माध्यम में तो ये पीली रहती है, लेकिन क्षारीय माध्यम में क्या हो जाती है, लाल भूरे रंग की हो जाती है। अन्य भी प्राकृतिक सूचक होते हैं, जैसे लाल पत्ता गोभी हो गया, हाइड्रेंजिया हो गया, पेटूनिया हो गया तथा जेरेनियम। लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जेरेनियम जैसे पुष्पों की रंगीन पंखुड़ियाँ, ये सब भी क्या होती है, प्राकृतिक सूचक होती हैं। तो मुख्य रूप से प्राकृतिक सूचक हम लोगों का क्या है, लिटमस और हल्दी है। इसके अलावा भी है। तो ये जो सूचक होते हैं हमको बताते हैं कि कौन सा विलयन अम्लीय है, कौन सा विलयन क्षारीय है। यानी हमको बताता है कौन अम्ल है कौन क्षारक है, ये उसकी उपस्थिति बताता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है संश्लेषित या कृत्रिम सूचक, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है, प्रयोगशाला में रसायनों द्वारा निर्मित सूचक संश्लेषित सूचक कहलाते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनाप्थलीन तथा ये सार्वत्रिक सूचक यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर। यानी ये क्या है, कृत्रिम सूचक है। कौन कौन है, मेथिल ऑरेंज, फिनाप्थलीन और सार्वत्रिक सूचक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है एग्जाम में, प्राकृतिक सूचक कौन है और कृत्रिम सूचक कौन है। तो नाम ये याद रखिएगा, मेथिल ऑरेंज, फिनाप्थलीन, सार्वत्रिक सूचक, ये क्या है, कृत्रिम सूचक होता है। देख लिए। ठीक। अब इसका एक तो देख लेते हैं, रेखाचित्र सूचक के रंग परिवर्तन के आधार पर कैसे हम लोग बताते हैं। अम्लीय माध्यम में नीला लिटमस क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। फिनाप्थलीन क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। फिनाप्थलीन क्या है, कृत्रिम सूचक है। ठीक। मेथिल ऑरेंज क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है या लाल होता है। यानी इस सूचक से हम लोग पता कर लेंगे कौन सा माध्यम अम्लीय है, यानी इसके रंग परिवर्तन के आधार पर। क्षारीय माध्यम में देखते हैं जो लाल लिटमस होता है वह नीला हो जाता है, फिनाप्थलीन होता है वह गुलाबी हो जाता है, मेथिल ऑरेंज जो होता है पीला हो जाता है। यह क्षारीय माध्यम में होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हम लोगों का वैद्युत अपघट्य एवं वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस। ये क्या होता है, वैद्युत अपघट्य क्या होता है, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं, जैसे NaCl, HCl, NaOH, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें से अगर इनके जलीय विलयन, इनको अगर जल में घोल दें तो वह जलीय विलयन तैयार होगा, और उस जलीय विलयन में से अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाएगा। तो ये पदार्थ क्या कहलाएंगे, वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य का मतलब ऐसा पदार्थ जिनके विलयन में से वैद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो NaCl, HCl और NaOH होता है। ठीक। वैद्युत अपघटन क्या होता है, किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका अपने अवयवी घटकों में रासायनिक अपघटन होना वैद्युत अपघटन कहलाता है। मतलब अगर उसका जलीय विलयन है वैद्युत अपघट्य पदार्थ का, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो अपने अवयवों में टूट जाता है। जैसे HCl है, 2HCl है। अगर इसका जलीय विलयन अगर तैयार है, हम लोगों का जलीय विलयन को हम लोग दर्शाते AQ से, तो मतलब ये हो गया HCl का जलीय विलयन। अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यह हाइड्रोजन और क्लोरीन में टूट जाता है। तो यही घटना क्या कहलाती है, वैद्युत अपघटन कहलाती है। यानी किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका अपने अवयव घटकों में रासायनिक अपघटन होना वैद्युत अपघटन। यानी उसके जो रासायनिक अपघटन हो जाएगा, जो पदार्थों से मिलकर बना उसमें अगर टूट जाता है। जैसे NaCl है, NaCl में अगर वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे इसके जलीय विलयन में तो Na+ और Cl- में टूट जाएगा। मतलब ये अपने अवयवी पदार्थों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन कहलाते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट हम लोगों का आता है वैद्युत वियोजन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। ये किसने दिया था? स्वीडिश वैज्ञानिक स्वांते आरेनियस। इसको कौन से दिए थे? स्वीडिश वैज्ञानिक स्वांते आरेनियस ने सन 1887 में वैद्युत अपघटन की क्रिया एवं विलयनों के गुणों को समझाने के लिए वैद्युत वियोजन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, इन्होंने सिद्धांत दिया था। क्या क्या है इनके सिद्धांत में? पहला है आयनन। मुख्य बिंदु क्या है इसके? आयनन। जब किसी वैद्युत अपघट्य को जल में घोला जाता है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होता है कि अगर उसको जल में घोले और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करे तो विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए तो वो वैद्युत अपघट्य कहलाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है जब किसी वैद्युत अपघट्य को जल में घोला जाता है तो वो दो प्रकार के आवेशित कणों में विभाजित हो जाता है। एक धनावेशित कण जिसे हम लोग धनायन कहते हैं, कि ऋणावेशित कण जिसे हम ऋणायन कहते हैं। धनायन को हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कटायन, और ऋणायन को क्या कहते हैं? एनायन। यानी NaCl का जलीय विलयन है। ठीक, इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो Na+ और Cl- में टूट जाता है, ये इसका आयनन है। इसी को हम लोग बोलते हैं आयनित हो गया, यानी अपने आयनों में टूट गया। नेक्स्ट क्या है इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु? वैद्युत उदासीनता। वैद्युत उदासीनता क्या है? विलयनों में धनायनों पर कुल धनावेश की मात्रा ऋणायनों पर कुल ऋणावेश की मात्रा के बराबर होती है, तो विलयन विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। मतलब विलयन में जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश होता है, तो इन दोनों की मात्रा बराबर होती है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए विलयन क्या हो जाता है? विद्युत रूप से उदासीन होता है। मतलब उस विलयन पे न प्लस चार्ज होता है न ही माइनस चार्ज होता है, क्योंकि उस विलयन में जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है, जो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, यानी उदासीन हो जाते हैं। तो इसकी दूसरी पॉइंट थी। तीसरी पॉइंट क्या? उत्क्रमणीयता। आयनन की प्रकृतियाँ उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल है। मतलब वैद्युत धारा प्रवाहित की है तो वह अपने आयनों में टूट गया है। वैद्युत धारा प्रवाह को अगर हम लोग हटा देंगे तो वह पुनः अपने अवस्था में आ जाएगा, यानी NaCl में आ जाएगा। तो देखिए यही दिया गया NaCl, यह जो चिन्ह बनाया गया यह उत्क्रमणीयता का चिन्ह है। मतलब दोनों साइड अभिक्रिया होती है, दोनों साइड मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो Na+Cl- में टूट जाएगा, विद्युत धारा का प्रवाह हटा देंगे तो पुनः NaCl का विलयन प्राप्त हो जाएगा। मतलब वह आयनों में जो वियोजित था वह आयनन हट जाता है, तो इसी को हम लोग कहा गया उत्क्रमणीयता। यानी जो आयनन की प्रक्रिया होती है उत्क्रमणीय होती है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो आयनित हो जाएगा, विद्युत धारा प्रवाह हटा देंगे तो आयनन खत्म हो जाएगा उसका। नेक्स्ट पॉइंट का वियोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वैद्युत अपघट्य के कुल अणुओं का वह भाग जो आयनों में वियोजित होता है वियोजन की मात्रा कहलाता है। यानी वैद्युत अपघट्य के कुल अणुओं का वह भाग, यानी जितने भी अणु आयनों में वियोजित होते हैं वही वियोजन की मात्रा कहलाती है। ठीक है। चालकता, विलयन की वैद्युत चालकता आयनों की संख्या तथा उनके आवेश पर निर्भर करता है। यानी जितने ज़्यादा उस पर आयनों की संख्या, यानी जितने ज़्यादा आयनन होंगे उतना ज़्यादा आवेश होगा और उतना ही ज़्यादा उसमें विद्युत धारा की चालकता होगी, मतलब उतना ही तेज विद्युत धारा प्रवाह हो सकता है। तो उसी कह रहा है विलयन की वैद्युत चालकता आयनों की संख्या और उनके आवेश पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आयनन को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं? पदार्थ की प्रकृति होती है, विलयन की सांद्रता होती है, विलायक की प्रकृति होती है तथा तापक्रम होता है। मुख्य रूप से 4 कारक होते हैं जो आयनन को प्रभावित करते हैं। पदार्थ की प्रकृति, विलयन की सांद्रता कैसी है, कम है ज़्यादा है, विलायक की प्रकृति कैसी है और उसमें टेम्परेचर क्या है। ठीक, तो ये हमारे 6 पॉइंट थे। किसके थे? वियोजन सिद्धांत के। वियोजन सिद्धांत के 6 पॉइंट थे: आयनन, वैद्युत उदासीनता, उत्क्रमणीयता, वियोजन की मात्रा, चालकता और आयनन को प्रभावित करने वाले कारक। अब नेक्स्ट आता है हम लोगों का अम्ल। जो यह अम्ल हम लोगों को पढ़ना है, जो अब हम लोग अम्ल की परिभाषा अगर एग्जाम में पूछेगा तो यही लिखना है परिभाषा। और अब तक जो पीछे हम लोग अम्ल की परिभाषा पढ़े हैं वह
नॉर्मली परिभाषा पढ़े जो डेली लाइफ में हम लोग जानते हैं समझते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आर्हेनियस के आयनन सिद्धांत के अनुसार परिभाषा लिखना होता है। ये परिभाषा क्या होती है? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में वियोजित आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त अन्य कोई धनायन नहीं देते हैं। मतलब अम्ल वे पदार्थ होता है जो केवल जल में घुलकर H+ देता है, जैसे HCl है, यह इसके बगल में AQ लिखा है। AQ का मतलब होता है HCl का जलीय विलयन, और ये चिन्ह कैसा है? उत्क्रमणीय का है। ठीक, यह किस में वियोजित हो जाता है? विद्युत धारा प्रयोग करेंगे तो H+ में, और एक को बचा है Cl- में, यानी केवल और केवल H+ देगा, H+ के अलावा कोई भी धनायन नहीं देता है। तो जिसमें H+ धनायन मिलेगा वही हमारा अम्ल होगा। जैसे H2SO4 में 2H+ मिला, SO4 2- मिला, तो प्लस में धनावेश में क्या मिला? बस H+ मिला, इसलिए भी अम्ल है। HNO3 देखते हैं, H+ मिल गया, NO3-, यानी H+ के अलावा और कोई धनायन नहीं है, तो ये भी अम्ल है। CH3COOH में CH+ मिला, CH3COO- मिला, ये एसिटिक अम्ल है। तो ये H+ के अलावा कोई भी अम्ल नहीं मिला। तो इस तरह से हमारा अम्ल क्या होता है? केवल H+ आयन देता है, जिसमें हम लोग H दिखे, नॉर्मली जिसमें हम लोगों को H दिखे वही अम्ल होता है। नॉर्मली यही हम लोग पकड़ते हैं। HCl में देखिए H है तो H+ आयन देगा। H2SO4 में देखिए हाइड्रोजन है, ये H+ आयन देगा। HNO3 है, इसमें देखिए H हाइड्रोजन है, तो ये भी अम्ल होगा। CH3COOH, इसमें भी देखिए H है, ये CH3COO कंबाइंड है लेकिन H अलग है, तो H है, तो ये भी क्या है? अम्ल है। तो हम लोग नॉर्मली पदार्थों में देखेंगे H दिखेगा तो वह नॉर्मली क्या होता है? अम्ल की श्रेणी में आता है। तो अम्ल क्या होता है? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्लस देते हैं और H+ के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते हैं। यही आर्हेनियस के अनुसार परिभाषा है अम्ल की, यही हमको एग्जाम में भी लिखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, H3O+ क्या होता है। देखिए, हाइड्रोजन आयन H+ जल में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है, क्योंकि यह अत्यधिक क्रियाशील होता है। जो ज़्यादा क्रियाशील होता है वह जुड़ना चाहता है, किसी से रिएक्शन करना चाहता है, तो यह जल के अणु यानी H2O से संयोग करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। जैसे हम लोग HCl को, जब हम लोग इसके जलीय विलयन को हम लोग तोड़ते हैं तो H+ मिलता है, तो H+ क्या होता है? बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है, तो यही जल से मिलकर क्या कर लेता है? H3O+ बना लेता है। H3O+ को ही क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। एक H यहाँ था, एक 2H यहाँ है, 2 और H और एक H यहाँ मिल के 3 H हो गए, ये हो गए H3O+। तो H3O+ क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन होता है। तो हाइड्रोनियम आयन क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन जल में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है, क्योंकि अधिक क्रियाशील होता है और ये जल के अणु से संयोग करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। इसलिए अम्लों के आयनन को इस प्रकार दर्शाना अधिक उपयुक्त होता है। HCl H2O H3O+ Cl- CH3COOH H2O में H3O+ मिलेगा प्लस CH3COOH- मिलेगा। ठीक, इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं क्या? अम्ल केवल जलीय विलयन में ही H+ या H3+ आयन उत्पन्न करते हैं। शुष्क HCl गैस नीले लिटमस को लाल नहीं करती, परंतु जल की उपस्थिति में HCl नीले लिटमस को लाल कर देती है। मतलब यह है कि जलीय विलयन में अम्ल की पहचान हम लोग हमेशा किस में देखेंगे? जलीय विलयन में ही पता चल पाएगी, क्योंकि शुष्क जो HCl होता है वह गैस नीले लिटमस को लाल नहीं करता है। जब किसी का जलीय विलयन तैयार करके उसमें नीला लिटमस डाल देंगे तो वो तुरंत लाल कर देगी। यानी हमको यह ध्यान देना, अम्ल की पहचान हम लोग किसी भी पदार्थ का उसके जलीय विलयन में ही पता कर सकते हैं, जलीय विलयन के अलावा नहीं पता कर सकते हैं। यही कह रहा है, अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करता है, जलीय विलयन के अलावा अन्य आयन उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, अम्लों के सामान्य गुणधर्म देख लेते हैं। स्वाद कैसा होता है? अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। वैद्युत चालकता कैसी होती है?
अम्लीय विलयन विद्युत का प्रवाह H+ आयनों की उपस्थिति के कारण होता है। ग्लूकोज एवं एल्कोहल में हाइड्रोजन होता है परंतु वे H+ आयन नहीं देते, अतः वे अम्लीय गुण नहीं दर्शाते और नहीं विद्युत का चालन करते। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ग्लूकोज और एल्कोहल इसमें तो H होता है, यानी ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। इसमें तो हाइड्रोजन है, लेकिन जब इसको जल में घोलेंगे तो ये H+ आयन नहीं देता है। जब H+ आयन नहीं देता है तो ये ग्लूकोज क्या होता है, अम्ल नहीं होता है। और जब अम्ल नहीं होगा तो इसमें से विद्युत का चालन नहीं हो पाएगा। उसी तरह से अल्कोहल होता है, एथिल अल्कोहल होता है C2H5OH। अल्कोहल को हम लोग एथिल अल्कोहल बोलते हैं, C2H5OH। इसमें तो है H, लेकिन ये H अलग नहीं होता है, OH अलग होता है, H सिंगल अलग नहीं होता है, तो इसीलिए ये अम्ल नहीं है। वही कह रहा है कि ग्लूकोज और एल्कोहल में हाइड्रोजन होता है परंतु H+ आयन नहीं देती है। ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज में H है लेकिन H+ आयन नहीं देता है जल में घोलने पर। उसी तरह से एल्कोहल भी है, जल में घोलेंगे तो H+ आयन नहीं देगा, तो जब H+ आयन नहीं देगा तो अम्ल नहीं होगा। क्योंकि आर्हेनियस का सिद्धांत यही कहता है कि इस पदार्थ को, अगर कोई पदार्थ है और उसको जल में घोलते हैं, अगर वो H+ आयन देता है तो वो अम्ल होता है, लेकिन यह H+ आयन नहीं देता तो अम्ल नहीं है। और जब अम्ल नहीं है तो इसमें विद्युत चालकता नहीं हो सकती, इसमें विद्युत चालन नहीं हो सकता है। वही चीज़ कह रहा है कि अम्लीय विलयन विद्युत धारा का प्रवाह H+ आने की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन ग्लूकोज और एल्कोहल में हाइड्रोजन होता है परंतु H+ आयन नहीं देते हैं, तब अम्लीय गुण नहीं दर्शाते हैं और नहीं विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। प्रबल संस्मारक प्रकृति, कोरोसिव नेचर। प्रबल अम्ल कौन कौन होता है? H2SO पर सल्फ्यूरिक अम्ल, जो बैटरी में पड़ी रहती है सल्फ्यूरिक अम्ल, अगर उसमें अपना हाथ डाल देंगे तो चमड़ी उमड़ी मांस उस गला देता है, वो इतना प्रबल होता है। तो उसी कह रहा है कि प्रबल अम्ल कौन कौन है? H2SO4 है, उससे कम HNO3 है, उससे कम क्या HCl है। प्रबल अम्ल क्या करता है? कपड़ा, कागज, लकड़ी तथा त्वचा को गलाकर नष्ट कर देता है। कपड़ा पर अगर कोई दाग लग गया हो, कपड़ा को गलाना हो, कागज को गलाना हो, लकड़ी को गलाना हो, त्वचा को गलाना हो, तो भी इस अम्लों का यूज करते हैं हम लोग। कौन कौन? H2SO4, HNO3 और HCl का यूज करते हैं, क्योंकि ये प्रबल अम्ल होते हैं, बहुत तगड़ा होता है, इसकी पावर ज़्यादा होती है। अम्लों का तनुकरण का होता है, डिल्यूशन ऑफ एसिड्स। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए हमेशा जल में धीरे धीरे अम्ल मिलाना चाहिए, न कि अम्ल में जल को। यानी तनु का मतलब होता है किसी भी विलयन को, यानी किसी भी विलयन की सांद्रता कम करना। जैसे ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं हम लोग एक चीनी का घोल बनाए हुए हैं, पानी डाल के चीनी का एक शरबत बनाए हैं। अगर उसको कहा जाए तनु करना, तनु का मतलब उसकी मिठास कम कर देंगे, उसमें और पानी डाल देंगे। जब उसमें और पानी डाल देंगे और पानी डाल देंगे तो वो क्या होता जाएगा, उसकी सांद्रता कम होती जाएगी, मीठापन कम होता जाएगा। इसी को बोलते हैं तनुकरण। तो अम्लों का तनुकरण कैसे करते हैं? सेम उसी तरह से कि जल में धीरे धीरे अम्लों को मिलाते हैं। जल ले लेते हैं, उसमें धीरे धीरे अम्ल डालते हैं, न कि अम्ल में ही जल डाल देते हैं। इससे क्या जाता है, ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसीलिए कहा जाता है सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो तनुकरण कैसे करते हैं? हमेशा जल में धीरे धीरे अम्ल को मिलाते हैं हम लोग, ठीक है, न कि अम्ल में जल को मिलाते हैं। ये हमारा क्या था, अम्लों के सामान्य गुणधर्म थे। स्वाद कैसा होता है, विद्युत चालकता क्या है, प्रबल संस्मारक प्रकृति क्या है, उसका तनुकरण कैसे करते हैं। इसको भी हम लोग कह सकते हैं भौतिक गुण भी कह सकते हैं, आता है लिखने के लिए। अम्ल क्या है, अम्ल के भौतिक गुण क्या है, सामान्य गुणधर्म क्या है, और उसके रासायनिक गुणधर्म क्या है, लिखिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में पहला है धातुओं के साथ अभिक्रिया। अम्ल धातुओं, सक्रिय धातु जिंक, मैग्नीशियम, आयरन आदि से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। चीज़ें धातु हमेशा अम्ल से क्रिया करके क्या बनाएगा, लवण, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। जैसे यह दिया गया है, जिंक दिया है, जिंक धातु प्लस अम्ल क्या हो गया, H2SO4 क्रिया करेगा तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। बना दीजिए, हाइड्रोजन गैस निकल गई बाहर।
अब बचा क्या, जिंक बचा और ये सल्फेट मिला के लिख दीजिए जिंक सल्फेट। तो बन गया हमारा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक सल्फेट क्या हो गया, लवण हो गया। बस यही हमको याद रखना है कि जब भी धातु की अभिक्रिया अम्ल से होगी तो लवण बनेगा, कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यानी अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके लवण बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे देखिए मैग्नीशियम में HNO3 से अभिक्रिया करेगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाए, 2H बाहर निकल गया, क्या बच गया, मैग्नीशियम नाइट्रेट बच गया। जिंक HCl से अभिक्रिया करेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर, तो क्या बच गया, जिंक बच गया क्लोरीन, यानी ZnCl2 बन गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्ल धातु कार्बोनेटों से क्रिया करके लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। धातु कार्बोनेट से क्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। धातु कार्बोनेट क्या है, देख लीजिए, यह है सोडियम कार्बोनेट, बन गया हमारा अम्ल, इससे विक्रिया करता है। देखिए कैसे लिखते हैं, Na2CO3 प्लस HCl है, अभिक्रिया करेगा तो यहाँ 2 लगाया हुआ है। क्या क्या बन रहा है, 2NaCl सोडियम क्लोराइड, लवण बन रहा है, प्लस जल बन रहा है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। यानी धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल से होगी तो लवण बनेगा, जल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जैसे CaCO3 प्लस H2SO4 अभिक्रिया, यानी यह कार्बोनेट हो गया, धातु कार्बोनेट, और ये अम्ल हो गया। तो क्या क्या बन रहा है, पहले लिख लेते जल, तो H2O लिख लो, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिख लो। अब बच क्या गया, Ca बच गया, SO4 बच गया, तो लिख लो CaSO4 लिख लो। बस कितनी सिंपल अभिक्रिया है। बस हमको पता होना चाहिए कि अम्ल किससे अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो जब अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, इस पे अभी और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो जो कार्बोनेट होता है उसमें बस हाइड्रोजन जुड़ जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बाइकार्बोनेट। ये देखिए अगर NaCO3 है तो इसको बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट, अगर इसी के बीच में जोड़ देंगे H तो ये जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को बोलते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर इसकी अम्ल से अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, NaCl बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यानी NaCl H2O प्लस CO2 बनता है। सेम चीज़ वही, लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बोनेट से करे चाहे बाइकार्बोनेट से करे, दोनों में जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। चौथी पॉइंट आती है धात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यानी धातुओं की ऑक्साइड कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है, अतः ये अम्लों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते थे। जो धातु ऑक्साइड, यानी जो भी धातु होगा उसके बाद ऑक्सीजन लगा होगा, जैसे कॉपर धातु है उसके बाद ऑक्सीजन लगाते, इसको बोलते हैं धात्विक ऑक्साइड। इसकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय, और अम्ल से अभिक्रिया, जब भी अम्ल की अभिक्रिया क्षार से होगी तो वह हमेशा क्या बनाएगा, लवण और जल बनाता है। तो वही चीज़ दिया गया है कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति की होती है, जब यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। तो Cu कॉपर ऑक्साइड प्लस 2HCl अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण, यानी CuCl, यानी CuCl2 प्लस H2O जल बनाएगा। ये लवण हो गया, ये जल हो गया। तो कैल्शियम ऑक्साइड है, HCl से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड और जल बनाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है अम्लों की क्षारकता, बेसिटी ऑफ एसिड। किसी अम्ल के एक अणु में उपस्थित विस्थापनीय रिप्लेसेबल हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है। यानी कोई भी अम्ल हो उसमें से कितने हाइड्रोजन विस्थापित होंगे वही उसकी क्षारकता होगी। जैसे HCl में 1 हाइड्रोजन है तो इसकी क्षारकता 1, इसको क्या बोलेंगे, मोनोबेसिक, यानी एक क्षारी। नाइट्रिक अम्ल HNO3 में भी कितने H, 1 H, तो यह भी एक क्षारी।
CH3COOH, एक ही एच, यही एच बाहर आएगा, तो ये भी एक एच है, तो इसकी क्षारकता भी एक, तो इसको एक क्षारी। H2SO4 में कितने हाइड्रोजन? 2, तो इसकी क्षारकता कितनी हो गई? 2। H3PO4 में कितने हाइड्रोजन? 3, तो इसकी क्षारकता कितनी हो गई? 3। यानी क्षारकता अम्ल की क्या होती है? उस अम्ल के अणु में से जो उपस्थित हाइड्रोजन होता है, ये जो हाइड्रोजन विस्थापित होता है, कितने हाइड्रोजन विस्थापित हो सकते हैं, वही उसकी क्षारकता होती है। Cl में 1, HNO3 में 1, CH3COOH में 1, H2SO4 में 2, H3PO4 में 3 होते हैं, तो इसकी क्षारकता कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं अम्लों के उपयोग। कहाँ कहाँ अम्लों का उपयोग होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपयोग, अम्ल के उपयोग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग देखते हैं। विभिन्न प्रकार के क्लोराइड तथा क्लोरीन गैस बनाने में होता है। कलई टीनिंग करने से पूर्व लोहे की चादरों की सतह सफाई करने में, मतलब लोहे की चादर पे अगर गंदगी बैठ गई है और वो उसका संक्षारण हो गया है, जंग लग गया है, तो उस पर HCl अम्ल से उसकी सफाई कर लेते हैं। इसके बाद उस पर कलई करते हैं या पेंट लगाते हैं। वस्त्र उद्योगों में कपड़ों की रंगाई और छपाई में भी HCl का उपयोग करता है। यह देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछते हैं कि वस्त्र उद्योग कपड़ों की रंगाई और छपाई में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो याद रखना होता है HCl का यूज करते हैं। यह कंपटीशन में भी पूछता है। नाइट्रिक अम्ल के उपयोग देख लेते हैं। सोने तथा चांदी की शोधन में, सोने और चांदी पे अगर गंदगी है उसको साफ करना है तो HNO3 का उपयोग किया जाता है। उर्वरक, विस्फोटक पदार्थ जैसे TNT रंग तथा औषधियों के निर्माण में होता है। उर्वरक जो हम लोग किसान खेत में यूज करते हैं, डाई हो गया, यूरिया हो गया। विस्फोटक पदार्थ TNT ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन होता है, TNT को ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन बोलते हैं। इसमें निर्माण में, रंग में, औषधियों के निर्माण में भी होता है। सांद्र HCl के साथ मिलाकर अम्लराज बनाने में, यानी अम्लराज कैसे बनेगा? सांद्र HCl के साथ HNO3 को मिलाएंगे तो हमारा अम्लराज बनता है। इसी को एक्वारेजिया बोलते हैं। पूछता है अम्लराज क्या होता है? सांद्र HCl से अगर HNO3 की अभिक्रिया कराएंगे तो वो जो अम्ल बनेगा तो अम्लराज बनता है। नेक्स्ट अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या यूज होता है? लेड संचायक बैटरी में वैद्युत अपघट्य के रूप में। बैटरी में हम लोग देखते हैं कौन सा अम्ल यूज होता है? H2SO4 यूज होता है। किस रूप में होता है? वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य अभी बताए हम। वैद्युत अपघट्य क्या होता है? अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाह करेंगे तो अपने आयन में वियोजित हो जाएगा और ये विद्युत धारा का प्रवाह करता है। पेट्रोलियम उद्योग में शोधन के रूप में होता है। उर्वरक अमोनियम सल्फेट, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे तथा धावन पाउडर में यूज किया जाता है। यानी ये हमारे क्या थे? अम्ल थे। अम्ल क्या होता है? उनके भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, उनके उपयोग क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्षारक क्या होता है।